बहस रही कहाँ हालात पे तबसरा हुआ, ये सब कुछ हम आप तक पहुंचाने की इस बुलेटिन में खास कोशिश करें। लेकिन सबसे पहले श्रीनगर से खबर। श्रीनगर के डलगेट के इलाके में कुछ जोरदार आवाज अभी सुनाई दी है। डलगेट का इलाका श्रीनगर का हाई प्रोफाइल इलाका, डल झील के किनारे पे, और डल झील के किनारे पे शाम गए बड़ी तादाद में, जो एतवार की शाम बड़ी तादाद में लोग जाते हैं, एक जोरदार आवाज सुनाई दी है। कुछ लोगों ने इस हवाले से अलग अलग तरीके से बताना शुरू किया है और कुछ बता रहे हैं कि नहीं, ये किसी गाड़ी की बैटरी का धमाका है, उसकी आवाज़ है। कुछ कहते हैं टायर पंचर है। कुछ वक्फे के लिए श्रीनगर के डलगेट के इलाके में कुछ हालात कशीदा हो गए थे, लेकिन अब के बाद बताया जाता है कि सब हालात तारबुल हो गए। अभी कुछ देर पहले हम इस खबर को ब्रेकिंग खबर के तौर पर ले सकते हैं कि श्रीनगर के डलगेट के इलाके में एक आवाज सुनाई दी है। ये जोरदार आवाज है। अब ये आवाज किस तरह की है, पुलिस सारे मामले पे नजर रखे हुए है। लेकिन सुबह सुबह एक आवाज कठुआ के हीरानगर के इलाके में सुनाई दी थी, और कठुआ के हीरानगर के इलाके में यह आवाज अपनी राइफल एक्सीडेंटल तौर पे चलने की वजह से थी। और इस आवाज में बीएसएफ के सब इंस्पेक्टर सुखनंदन प्रसाद, जो कि मध्य प्रदेश का रहने वाला था, शदीद तौर पे जख्मी हुआ था। पहले ये बताया गया और उसके बाद ये भी बताया गया कि वो उसको अपने ही दफ्तर में, हीरानगर सेक्टर में अपने ही दफ्तर में उसको मुर्दा हालत में पाया गया। इसके जख्म पे कुछ इंजरीज थी और उस बारे में बताया गया कि बंदूक इंजरीज थी। और कुछ लोगों का ये भी कहना था कि ये जो है इंजरी, ये उसको अपनी ही बंदूक के एक्सीडेंटल फायर से लगी है, या बताया ये भी गया कि उसने खुदकशी की कोशिश की गई है। अलग अलग राय, दोनों मामला पे पुलिस तहकीकात करी है, कौन सी राय सही है, किस मामले पे क्या कुछ हो सकता है। ये मामला हीरानगर कठुआ सेक्टर का, जहां सुबह सुबह गोली चलने की आवाज सुनाई दी है। तो चलिए अब जरा जम्मू कश्मीर के हालात और हालात में सियासत भी थोड़ी सी, और इसी सियासत के बीच में साल 2022 का आखिरी अशरा, यानी पिछले 3 महीने 2022 के कंट्रोवर्सीज का शिकार रहे। सबसे पहले बड़ी कंट्रोवर्सी जो हुई जम्मू श्रीनगर कौमी शाहरा के बंद रहने की वजह से, और आम लोगों ने इल्जाम आयद किया कि जानबूझ के जम्मू कश्मीर की इस हाईवे को बंद किया जाता है। और हाईवे को बंद कराने के पीछे कुछ लोग थ्योरी बता रहे थे कि कुछ लोग हैं इस सरकार में जो किसी खास शख्स को फायदा देने की कोशिश करते हुए जम्मू कश्मीर की हाईवे को बंद कर इसलिए करें ताकि जम्मू कश्मीर का सेब जो है मुल्क की मुख्तलिफ मंडियों पे नहीं पहुंच सके, और उस दौरान जो हिमाचल का सेब है वो मुल्क में पहुंचे, उसके भाव मिल सकें, और वो भाव एक खास फर्द के लिए, एक खास कंपनी के लिए बताए गए थे। वो इल्जामात 2022 के थे, लेकिन उसी इल्जामात के पस मंजर में किसान एक बार फिर मुल्क भर में तैयारी करें, और कश्मीर से भी सीपीआईएम के लीडरान बता रहे हैं कि अगली तैयारी, अगला पड़ाव 4 और 5 अप्रैल का, और ये 4 और 5 का अप्रैल का पड़ाव जो होगा ये दिल्ली में होगा, और किसान आएंगे, दिल्ली के किसानों के साथ साथ जम्मू कश्मीर के किसान भी जाएंगे और बात करेंगे अपनी रियायत की, अपने हकूक की, और बात करेंगे अपनी इंडस्ट्री की, अपनी इकानमी की। मोहम्मद यूसुफ तारिगामी सीपीआईएम लीडर बता रहे हैं कि 4 और 5 अप्रैल की तारीख, आज 2 है, कल 3, परसों 4 और 5, 4 और 5 को मोहम्मद यूसुफ तारिगामी बता रहे हैं कि वो दिल्ली जाएंगे और दिल्ली में सेब का मामला उठाएंगे, कश्मीर की फ्रूट इंडस्ट्री की बात करेंगे, वो फ्रूट इंडस्ट्री जो कई सालों से अपनी पटरी के डगर गुम हो चुकी है। सुनिए मोहम्मद यूसुफ तारिगामी क्या बता रहे हैं। हमारे मुल्क के मेहनत कश अवाम जो पेश करने जा रहे हैं 4 अप्रैल और 5 अप्रैल को। 4 अप्रैल कश्मीर से, हिमाचल से, उत्तराखंड से सेब उगाने वाले एहतजाज कर लेंगे कि हमें हमारे सेब के कीमत चाहिए, वाजिब कीमत चाहिए। हमें जो कर्ज है, ज़री कर्ज, वो माफ़ किए जाए। हमें पेस्टिसाइड्स, खाद में मेयारी खाद मिलनी चाहिए और कम कीमत पर मिलनी चाहिए। और सबसे बड़ी मांग ये कि हमें अपने फसल की वाजिब कीमत के साथ साथ जो हमने कर्जे लिए हैं उनको माफ़ किया जाए। साउथ और नॉर्थ से, ईस्ट वेस्ट से 5 अप्रैल को जमा हो रहे हैं। 4 और 5 अप्रैल दिल्ली में मोहम्मद यूसुफ तारिगामी बता रहे हैं कि किसान जमा हो रहे हैं, जम्मू कश्मीर का किसान भी जाएगा, और सरकार को जम्मू कश्मीर के किसानों के साथ साथ मुल्क के किसानों की बात, फ्रूट ग्रोवर्स की बात पहुंचाई जाएगी। पिछले साल आपको याद होगा बड़ा हंगामा खेजी हुई थी, बड़े चर्चे हुए थे किसानों के मामले को लेकर। अब की बार फिर किसान का मामला, लेकिन किसान का मामला जरूरी था। हम जब किसानों की बात तारिगामी कर रहे थे, तारिगामी ने एक जबरदस्त इंकशाफ भी किया,
और ये भी बताया कि जम्मू कश्मीर के हवाले से जो कुछ भी हुआ 5 अगस्त को, उसकी तारीख बहुत पहले लिखी जाई थी। हम जानते हैं, जम्मू कश्मीर की आवाम ये बिल्कुल जानती है कि जम्मू कश्मीर के 5 अगस्त की तारीख में जम्मू कश्मीर का खसूसी तशख़्ख़ुस हटाना वो बीजेपी के एजेंडा में शामिल था, और बीजेपी जब बनी तब से आरएसएस बीजेपी के एजेंडा में शामिल था। लेकिन कुरुक्षेत्र के मैदान की बात भी कर डाली, वो कुरुक्षेत्र का मैदान जिसने हिंदुस्तान की तारीख भी लिखी है, और उसी तारीख के साथ साथ एक और तारीख की बात मोहम्मद यूसुफ तारिगामी ने जम्मू कश्मीर के हवाले से की। क्या बताया मोहम्मद यूसुफ तारिगामी ने, जरा सुनिएगा। 2002-2003 में जब सरकार थी तो उस वक्त मैंने एक रेजोल्यूशन लाया था असेंबली में कि जो भी फैसला होगा जम्मू कश्मीर लद्दाख का, वो हमारी वहदत को बचा के रख कर ही किया जा सकता है। हमारी यूनिटी के अंदर ही हल ढूंढा जाना चाहिए। वो मैंने रेजोल्यूशन इसलिए लाया था क्योंकि 1 साल पहले कुरुक्षेत्र हरियाणा में आरएसएस ने 2 रोज़ा इजलास में एक करारदाद मंजूर की थी जिसमें कहा गया था जम्मू कश्मीर को 3 हिस्सों में तकसीम करने की बात। वो आज भी वो रेजोल्यूशन मौजूद है, और इसी वजह से मुझे डर है कि आज राज करने वाली जमात जो है वो आरएसएस है, बीजेपी चेहरा है इसका। मोहम्मद यूसुफ तारिगामी डर बता रहे थे, अफवाहों की बात भी कर रहे थे। शहर श्रीनगर से लेके वादी कश्मीर से लेके जम्मू तक अफवाहों का एक नया दौर भी चल पड़ा है। उन अफवाहों के पस मंजर में कुछ बांटने और बंटने की बातें भी की जा रही हैं। किसको कितना बांटा जाएगा अभी ये मालूम नहीं है, अंदाजे लगाए जाते, और इन्हीं अंदाजों के पस मंजर में मोहम्मद यूसुफ तारिगामी भी बता रहे थे। लेकिन आपको याद दिलाते चले, कल बड़ी तवील खामोशी के बाद एक और मार्का वो लद्दाख करगिल के हवाले से देखने को मिला। करगिल डेमोक्रेटिक अलायंस और लेह अपेक्स कमेटी के लीडरान को मरकजी वज़ारत दाखिला ने कल ही बातचीत के लिए मदऊ किया है, और इसी मदऊ किए जाने के पस मंजर में आपको याद होगा लद्दाख की लीडरशिप जो है दिल्ली तक पहुंची थी, अपने मुतालबात को मनवाने के लिए एहतजाज भी किया था और एजेंडा भी रखा था। उसी एजेंडा में कुछ बड़े मामला थे। एजेंडा में पहला बड़ा मामला था कि जम्मू कश्मीर के लद्दाख का जो हिस्सा है, जो पहले जम्मू कश्मीर का हिस्सा था, उसमें असम्बली की निशस्तों का क़याम अमल में लाया जाए। लद्दाख के लिए 2 पार्लिमानी निशस्तों का ऐलान भी किया जाए, और 6ठे दर्जे के शेड्यूल की बात भी की जा रही थी। ज़मीन खरीदने की किसी को लद्दाख में इजाज़त न दी जाए गैर रियासती को, और डोमिसाइल के बजाय स्टेट सब्जेक्ट कोई पुश्तनी दस्तावेजात समझा जाए। मुकामी रोजगार इदारों में मुकामी नौजवानों को ही रोजगार फराहम किया जाए। ये कल की बात जो दिल्ली से लेकर लद्दाख तक चली थी। लेकिन आज अफवाहों का दौर भी है, और उन्हीं अफवाहों के एक दौर के पस मंजर में तारिगामी ने अफवाहों के हवाले से भी बताया। सुनिएगा क्या बता रहे हैं तारिगामी अफवाहों पर। ये जो अफवाहें आज करगिल और लेह में, मैं ये कहना चाहूँगा, पहले उनके दरमियान कई वजूहात की बिना पर इख्तिलाफ राय रहा है, और जब यूनियन टेरिटरी का दर्जा मिला लद्दाख रीजन को भी, तो कुछ सर्कल्स में लेह में चर्चा रही, आवभगत भी हुआ। लेकिन बाद में तजर्बे की बुनियाद पर जब लेह के लोगों को पता चला कि ये दिल के बहलाने के लिए ये सब कुछ है, लेकिन हमारी जिंदगी में बेहतरी लाने के लिए इस नुस्खे में रखा कुछ नहीं, हमारे मर्ज का ये इलाज नहीं, और अपने तजर्बे की बुनियाद पर उन्होंने करगिल के काउंसिल ने और लेह की काउंसिल ने आपस में मुशावरत की और इस नतीजे पर पहुंचे कि हमारी दर्द एक है और एक ही इलाज है, वो ये है कि एक साथ मिलकर हम मांग कर लें। मैं सिर्फ यही कहना चाहूँगा लेह के आवाम से, करगिल के आवाम से, मुबारक है आपको कि आपने एक अलायंस बना लिया। मोहम्मद यूसुफ तारिगामी। और आपको नाज़रीन, मैंने डलगेट के इलाके का आपको बताया था खबर के इब्तदाई तौर पे, अब उसकी तस्दीक भी हो रही है, और हमारे नुमाइंदे बता रहे हैं कि ये धमाका जो है ये ये डलगेट के बुलवार्ड के इलाके में हुआ है, एक गाड़ी में हुआ है ये आवाज़ जो है, और उसमें किसी टेक्निकल फॉल्ट की वजह से, अभी तक ये इब्तदाई तौर पर बताया जा रहा है कि कोई टेक्निकल फॉल्ट था जिसकी वजह से आवाज़ सुनाई दी है। 2
मुअज़्ज़ज़ शख्सियात जो सीनियर सिटीज़न होते हैं वो ज़ख्मी हुए और उनकी शिनाख्त हुई। कराल संगरी श्रीनगर के रहने वाले की श्रीनगर के डलगेट के इलाके का जो खबर है उसकी हम अब तस्दीक भी हुई है और सरकार हमारे जो नुमाइंदे हैं वहाँ पे वो सरकारी ज़राए के हवाले से इसकी तस्दीक कर रहे हैं। लेकिन आपको नाज़रीन बताएं एक और तस्दीक भी है, वो है ईद के चाँद की। वो ईद का चाँद वो 24, 25, 26, 27, 28 कब निकलेगा और उससे पहले शब कदर की रात जो होगी वो कब होगी, उस पर कुछ कुछ तजाद कहें, कुछ कुछ मामलात कहें देखने को मिल रहे थे। जम्मू से लेकर कश्मीर तक कुछ वाविला भी हुआ, कुछ बयानात भी हुए, कुछ फतूर भी देखने को मिला, कुछ इंतशार भी था। उसी इंतशार के बीच में वक्फ बोर्ड की चेयरमैन दरख्शां इंद्राबी ने पिछले दिनों चेयरपर्सन दरख्शां इंद्राबी ने पिछले दिनों बयान दिया था। उसी बयान में मौलाना कासमी साहब रहमतुल्लाह कासमी ने सोशल मीडिया पर उनका एक बयान, उसका पस उसके रद्द-ए-अमल पे अपना बयान दिया। उसके बाद मामलात किसी हद तक कुछ कुछ हल्के हो गए थे। लेकिन दरख्शां इंद्राबी श्रीनगर में आज नॉर्थ कश्मीर के उल्मा की कॉन्फ्रेंस से खताब करी थी और उल्मा की इस कॉन्फ्रेंस के दौरान मीटिंग के दौरान, माफ़ कीजिए खताब नहीं बल्कि मीटिंग में जायज़ा लिया जा रहा था और वक्फ प्रॉपर्टीज़ का जायज़ा लिए जाने के दौरान दरख्शां इंद्राबी के मुताबिक उन्हें इन लोगों ने बहुत से खुलासे किए, बहुत से ज़मीनी हक़ाइक़ बताए और ज़मीनी हक़ाइक़ में वक्फ प्रॉपर्टीज़ के सवालात भी उठाए गए और चाँद से लेके ईद तक और ईद से लेके शब कदर तक के मामलात का खुलासा भी किया गया, उन पर बहस मुबासा किया गया। ईद के हवाले से दरख्शां इंद्राबी ने बताया कि ईद नमाज श्रीनगर की जामिया मस्जिद में अदा की जाएगी। लेकिन दरख्शां इंद्राबी ने श्रीनगर, माफ़ कीजिएगा, श्रीनगर की ईदगाह में दरख्शां इंद्राबी ने बताया कि अदा की जाएगी अब की बार। ताहम ईदगाह के हवाले से दरख्शां इंद्राबी ने बताया कि इंक्रोचमेंट हुआ है ईदगाह का और इंक्रोचमेंट ड्राइव ख़त्म की जाएगी वक़्फ़ की तरफ से। सुनिए दरख्शां इंद्राबी क्या बता रही। ईदगाह तो हमारा ये है कि हमें ईद नमाज कहाँ पढ़नी है, ईदगाह में हमें सफाई करनी, उस पर हमने बात की आज की ईदगाह में सफाई भी करवानी है। वहाँ जो हमारी ज़मीनें हड़प की गई हैं उन पे भी हमें नज़र मारनी है, एक हम करेंगे इंशाअल्लाह रहमान, क्योंकि वहाँ हमारे 200 कनाल जो है अराजी उस पे गैर कानूनी कब्ज़ा है और वो कब्ज़ा कैसे हटाना है या उन लोगों को कैसे बावर कराना है कि वो गैर कानूनी तौर पे वक्फ की ज़मीनों पे बैठे हुए हैं। आप ये देखेंगे कि इंशाअल्लाह रहमान वो जब हम 200 कनाल लोगों से खाली करवाएंगे, फिर माजी में हम वो देखेंगे हमारी तरफ से वक्फ बोर्ड की तरफ से यही होगा कि आज से ही हम साफ सफाई वगैरह करेंगे। फिर मौसम पे डिपेंड है कि अगर मौसम ने इजाज़त दी, अल्लाह ने इजाज़त दी हमें, तो हमारी तरफ से यही रहेगा कि आज खुशगवार मौसम में ईदगाह में भी नमाज हो जाए। देखिए वो तो मौसम पे है, बाकी हमारी तरफ से पूरी कोशिश रहेगी इंशाअल्लाह कि इस बार ईदगाह में नमाज हो। दरख्शां इंद्राबी और दरख्शां इंद्राबी ईद नमाज का भी बता रही थी, ईदगाह पे कब्जे की बात भी बता रही थी। बताते चले सरकार बड़े पैमाने पे जो डिमोलिशिंग ड्राइव है जो किसी हद तक रुकी थी, उस हवाले से सरकार बाज़ाब्ता तौर पे कायदा और कागज़ सभी जमा कर रही है और कागजात जमा करने के दौरान मालूम हुआ कि दोबारा वो ड्राइव शुरू हो रही है। बावसूख ज़राए ने हमें, सरकारी ज़राए ने बताया कि शुरू हो रही है और सबसे वो जिन्होंने ज़मीन हत्याई हुई हैं उनसे वो वापस ली जाएंगी। सरकार उस पर पूरी तरह से जो वर्कआउट है वो कर चुकी है। लेकिन अब ज़रा हम सरकार के वर्कआउट पे सवाल भी उठा रहे हैं। सरकार ने जम्मू कश्मीर में नौकरियों की बात की थी और पुलिस की सब इंस्पेक्टर के लिए फॉर्म भी लोगों ने भरे, लेकिन उसके बाद आपको जानते हैं कि उसका क्या हुआ था। मामला बड़ा लंबा हो गया है। अब 3 महीने अगली तारीख भी लगी है, लेकिन उस 3 महीने के पस मंज़र में जम्मू में लगातार मुजाहरे हो रहे हैं और पूछा जा रहा है कि क्यों मुस्तकबिल से खिलवाड़ किया जा रहा है। जम्मू में भी आज PSI एस्पिरेंट्स ने मुजाहरा किया और ये मुजाहरा करते हुए सरकार तक पूछ बचाया कि क्यों ऐसा हो रहा है, क्यों जम्मू कश्मीर में जहाँ भी नौकरी निकलती है वहाँ कोई न कोई घोटाला घपला दिखाई देता है। और अगर घपले और घोटाले हो रहे हैं तो फिर उन घपले और घोटालों के पीछे के जो लोग हैं उनके खिलाफ कार्रवाई बड़े पैमाने पे क्यों नहीं हो रही है। क्यों अभी तक फास्ट ट्रैक बुनियादों पे PSI नौकरियों के मामले में या दूसरी जो नौकरियों के मामले जो घोटाले देखने मिले उनके खिलाफ क्यों कार्रवाई नहीं हुई है, क्यों पब्लिक के सामने उन लोगों को नहीं रखा गया है और उनकी क्यों प्रॉपर्टी सीज और डिमोलिशन क्यों नहीं की जा रही है, ये सवाल पूछा जा रहा था। लेकिन चलिए इसके बाद हम कांग्रेस की बात करेंगे।
चलिए जरा कांग्रेस की बात भी करें। कांग्रेस का माहौल या कांग्रेस का हाल अहवाल दिल्ली से लेके गुजरात तक वो सब कुछ हमें देखने को मिला, जिस दौरान राहुल गांधी को सजा भी मिली और सजा मिलते हुए जेल की बात भी हुई और जेल के साथ साथ उनकी सीट भी उन्हें खाली करनी पड़ी। लेकिन इस राहुल के हक में पूरे मुल्क में जहां कांग्रेस लीडरान लगातार मुजाहिरे और दूसरे मामला करें, जम्मू कश्मीर में भी कांग्रेस लीडर इस तरह के मामला को लेकर है। और आज नॉर्थ कश्मीर में कांग्रेस के लीडर मोहम्मद मुजफ्फर परे ने मीटिंग भी बुलाई और इस मीटिंग के दौरान कांग्रेस के सीनियर लीडरान समेत मोहम्मद मुजफ्फर परे ने कांग्रेस का हाल अहवाल बहाल करने की कोशिश करते हुए या कांग्रेस का हाल अहवाल बयान करते हुए बताया कि राहुल गांधी मुल्क की क़यादत संभाल सकते हैं, संभालेंगे और राहुल गांधी की क़यादत पे कांग्रेस अब तिलमिला रही है। माफ कीजिए, बीजेपी तिलमिला रही है और बीजेपी इसलिए हथकंडे आजमा रही है। ये नॉर्थ कश्मीर में कांग्रेस की आज की मीटिंग थी जहां मोहम्मद मुजफ्फर परे मेहमान खसूसी के बतौर मौजूद रहे। प्रेस कॉन्फ्रेंस जहाँ पे हुई, एक्चुअली हमारी पार्टी ने दिल्ली से एक कैलेंडर इशू किया रिगार्डिंग द प्रोटेस्ट और जो प्रेस कॉन्फ्रेंस हमारी, तो आज के डेट में यहाँ पे हमें डिस्ट्रिक्ट और मंडल लेवल पे प्रेस कॉन्फ्रेंस करनी थी। तो मुद्दा मकसद इसका यही था कि हमें लोगों को आपके माध्यम से लोगों को ये बोलना है कि क्या इस वक्त हमारे देश में हो रहा है। जिस वक्त मतलब इस वक्त जो इंडिया है ये वर्ल्ड लार्जेस्ट डेमोक्रेसी है, कैसे इस डेमोक्रेसी के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है, कैसे इस वक्त डिक्टेटरशिप चलाई जा रही है, कैसे अपोजिशन को क्रश किया जा रहा है। जबकि इस वक्त गवर्नमेंट को जो ध्यान देना चाहिए था वो इशू, रियल इशू जो हमारे ग्राउंड पे उनकी तरफ देना चाहिए। बी एड अनएम्प्लॉयमेंट की बात है, बी एड इकोनॉमी की बात करें, हमारी फार्मर्स के इश्यूज़ की बात करें, इंडस्ट्रीज़ की बात करें या बाकी सोशल इंडिकेटर्स की बात हम करें। लेकिन इस वक्त भी गवर्नमेंट इन हालात में भी जहाँ पे हमारी इकोनॉमी बड़ी क्राइसिस में, हमारा देश इस वक्त क्राइसिस में है कि तो इन हालात में भी वो सिर्फ अपोजिशन को क्रश करने में लगे हैं। वो नहीं चाहते कि कोई भी इंसान जो है उनको सच कहे, उनको उनका आईना दिखाए, उनका चेहरा दिखाए। वो चाहते हैं कि सिर्फ यहाँ पे दो लोगों का रूल चाहे, मोदी और अमित शाह का चले और कुछ बिजनेसमैन का जो कैपिटलिस्ट जो है इस वक्त उनके साथ उनका रूल चले। तो बस हमें आपके माध्यम से तो चलिए अब जरा हम जम्मू श्रीनगर कौमी शाहरा की बात करें। वो दिखाएंगे आपको जो शायद कभी भी आपने नहीं देखा होगा। ख्वाब में भी ऐसी तस्वीर देखने से डर लगता है और ये तस्वीर है जम्मू श्रीनगर कौमी शाहरा पर पंथ्याल के मोड़ की। जरा आबिद से मैं बताऊंगा, ये फुल फ्रेम में प्ले करेगा और देखिए आवाज भी सुनिएगा। चलिए ये पंथाल से पिछले दिनों सरकार ने टनल निकाल ली, जो है उसको थ्रू किया था और लगा था कि पंथाल का जंजाल जो है अब खत्म होगा, क्योंकि पंथाल को कुछ लोग बूथ से भी ताबीर कर रहे थे। ये पंथाल वो था जो हमारी शहर को काट के रखता था। लेकिन आज ये तस्वीर जो है डरावनी तस्वीर हमें देखने को मिली। वहाँ पे हमारे नुमाइंदे हैं नदीम, हम जरा नदीम के पास सीधा चलते हैं, जरा जानेंगे कहाँ पे ये तस्वीरें आई, ये पत्थर जो है कहाँ पे हुए। जरा नदीम बताइएगा क्या ये वाक़ा है, कहाँ पे, किस टनल पे जो नया रास्ता है ब्लॉक हो गया है या अभी चल रहा है? जी बिल्कुल सनम, देखिए श्रीनगर जम्मू नेशनल हाईवे की जहां हम बात करते हैं, एक तरफ तो खराब मौसम के दौरान हाईवे पर काफी ज्यादा इसका असर भी देखने को मिलता है। लेकिन पिछले दिनों T5 टनल पर से जब गाड़ियों को चलने की इजाजत दी गई तो कुल मिलाकर तमाम लोगों में ये एक राहत की सांस जो देखने को मिली थी कि जनाब अब हमें जो पंथ्याल से छुटकारा मिलेगा। हालांकि कुछ दिनों तक टनल के अंदर से गाड़ियां भी चली, लेकिन जैसे ही उसके बाद पहली बार जब मौसम खराब हुआ तो श्रीनगर जम्मू नेशनल हाईवे पर पंथ्याल का मकाम फिर सुर्खियों में आ गया। हालांकि कुछ दिनों के लिए सुर्खियों से अगरचे गायब रहा था, लेकिन आज सुबह हमने देखा कि मौसम खुशगवार था, खिली धूप, और इस बीच पंथ्याल के टनल के साउथ पोर्टल पर पत्थर गिरने का सिलसिला जारी हो गया और यह सिलसिला कई घंटों तक चल रहा है, जिस वजह से गाड़ियों की आमद मुतासिर तो रही, लेकिन दूसरी तरफ लोग भी काफी परेशान नजर आए। आज जहां हमने देखा कि मौसम खुशगवार था, खिली धूप थी, लेकिन पंथ्याल हमारे पास ऐसा एक मकाम फिर से ऐसा बन गया जहां हमने सड़क बदलकर पंथ्याल से बचने की कोशिश की थी, लेकिन चट्टाने खिसकने का सिलसिला भी अपनी जगह बदलकर। ये नदीम, ये टनल पे क्या, टनल पे किस तरफ से आ रही है? टनल पे आ रही है या ऊपर से कैसे पत्थर जा रहे हैं? जी बिल्कुल, देखिए सनम मैं आपको एक चीज बता दूं, क्योंकि पंथ्याल वर्टिकल एरिया और उसके काफी ऊपर जब हम जाएं तो वहां से काफी लूज चट्टाने हैं जो अक्सर नीचे की तरफ आती है जब खराब मौसम होता है।
और हमने देखा कि पंथियाल जब बाहर से गाड़ियां चलती थी तो वहां पर भी पत्थर गिरने का सिलसिला, लेकिन जब टनल बना दी तो उसी टनल के ठीक ऊपर से पत्थर गिरने का सिलसिला शुरू हो गया। हाईवे बंद है या खुला है? जी बिल्कुल, देखिए इस वक्त चट्टाने खिसकने का सिलसिला रुका हुआ और हाईवे पर इस वक्त स्टैंडर्ड व्हीकल्स को चलने की इजाजत दे दी गई, लेकिन फ्रेश ट्रैफिक कहां से अलो किया जाएगा ये अभी तक क्लियर नहीं हो पाया है, क्योंकि उधमपुर के पास समरोली के मकाम पर भी इस वक्त कहीं ना कहीं हल्की पसिया गिरने का सिलसिला देखने को मिला, जिस वजह से कंप्लीटली हम हाईवे थ्रू नहीं कह सकते, लेकिन जो भी स्टैंडर्ड व्हीकल्स है इन बिटवीन रामबन एंड पानीहाल उन्हें अपनी अपनी डेस्टिनेशन की तरफ चलने की इजाजत दे दी। बहुत शुक्रिया नदीम, बहुत बहुत शुक्रिया नदीम कटोच रामबन से। बानिहाल के उस पार से ये नई टनल खुली थी और इस नई टनल के बाद भी पंथियाल का जंजाल जो है बराबर है, और ये डरावनी तस्वीर ख्वाबों में भी ऐसी तस्वीर नहीं देखी होंगी इंसानों ने, और ये तस्वीर पंथियाल की बड़ी मुश्किल से वहाँ पे इंसानी जानें बची, कुछ गाड़ी को हल्का फुल्का नुकसान भी हुआ है। और आपको नाजरीन बताएं कि ये तस्वीर जो है ये हमारे जम्मू कश्मीर के पंथियाल की है, और पंथियाल की सूरत जो है वो डरावनी है, लेकिन कुछ खूबसूरत तस्वीर हम आपको दिखाएंगे। चलिए, कुछ खूबसूरत तस्वीर की मैंने बात की तो कुछ खूबसूरत तस्वीर श्रीनगर के बागे गुलाला की। इसे ट्यूलिप गार्डन कहा जाते हैं, और ट्यूलिप गार्डन श्रीनगर में डल झील के किनारे पे आबाद है। अच्छी खासी तादाद में यहाँ जो है लोग देखने जा रहे हैं। आज एतवार का दिन था, कश्मीरी को भी आज मौका मिलता है, लोकल जो है वो भी मिलते हैं, वहाँ जाता है, और बाहर का टूरिस्ट जो कश्मीर आता है वो भी यहाँ पे आके ट्यूलिप को देखता है। और इस ट्यूलिप के बारे में सरकारी ज़राए कहते हैं कि ट्यूलिप बाग में अब तक 1,58,000 मुल्की, गैर मुल्की, बैनुल अक़वामी, गैर रियासती सैलानियों ने सैर व तफरीह की है। 1.5 लाख से ऊपर जो है ये अप्रैल के महीने से, और इस हवाले से 20 मार्च को ये जो ट्यूलिप गार्डन शुरू हुआ था, और अब तक की सैलानियों की तादाद जो है ये अपने आप में एक बड़ी बात भी है, तवज्जो का मरकज भी है। ज़रा फटाफट में हम सयाहों की बात सुन लेते हैं। खूबसूरत गुलाला, और खूबसूरत गुलाले में खूबसूरत सयाह भी देख लीजिएगा। बहुत मेरा मन था ट्यूलिप्स देखने का, और इंडिया में इधर ही होते हैं मेनली ट्यूलिप्स, तो बहुत मज़ा आ रहा है मुझे। मैं यहाँ पे मंडे गई थी, आज आखिरी दिन है मेरा यहाँ पे। अभी हम शिकारा के वहाँ पे हाउस बोट पे ठहरे हैं, ये लास्ट अच्छे से देख के यही जाना था हमें। कल मैं निकल रही हूँ। हम गुलमर्ग, सोनमर्ग, पहलगाम, बहुत खूबसूरत है, इतने तरह तरह के फूल हैं। I'm feeling so much pleasure to be here. There's so much color, so much beauty. This is natural beauty. This can't be anywhere in this world, I think so. This is remarkable, wonderful. I am here for 6 days. Today is my 5th day, so I'm enjoying a lot here. The weather is really cool, and these beautiful flowers are making. इट इज़ वंडरफुल, बहुत खूबसूरत है। और डल झील के किनारे बागे गुलाला वाकई में खूबसूरत है, लेकिन सरकार बताती है 1.5 लाख के करीब सयाह गए हैं। लेकिन आज सुबह कुछ हमारे लोग भी गए थे, पता चला कि उतने सयाह जो है वो अंदर जो जाते हैं उनकी कम से कम आधी तादाद उन लोगों को भी है जो VVIPs हैं, जो बिना पास के जाते हैं, बिना टिकट के जाते हैं। यानी सरकार को एक बड़ा अच्छा खासा चूना भी लग जाता। अगर वो भी जाते तो सरकार को फायदा आ जाता, उनको टिकट भी दिया जाता है। VVIP कल्चर कब हमारे यहाँ खत्म होगा? हमने बड़ी तादाद में हमारे नुमाइंदों ने वहाँ VVIPs को देखा, और VVIPs अपने वो बाकी रिश्तेदार वगैरह सब लेके अंदर घुसे हुए थे, टिकट कोई नहीं ले रहा था, VIP पास, VIP गेट से। तो VIP कल्चर सलाम इसको भी, क्योंकि हमारे यहाँ VIP कल्चर बहुत कुछ देता रहा है। तो चलिए नाज़रीन, ये था हमारा आज का स्पेशल रिपोर्ट श्रीनगर के स्टूडियो से। मुझे सनम एजाज को इस उम्मीद के साथ दीजिए इजाज़त। रब कायनात की मर्जी फिर करेंगे मुलाकात आपसे श्रीनगर से साहिल मजीद और आबिद कादर के साथ। रखिए अपना ख्याल, अल्लाह हाफिज़।